टारगेट्स चल रहे हैं इस महीने अगस्त के महीने में, इसमें एंटर करने का लास्ट मंथ है। 4-5 दिन आपके हाथ में बचे हैं। आप ये टारगेट समझ लीजिएगा आपके अप्लाइंग से। इसमें आप गोवा के लिए, थाईलैंड के लिए, स्विट्जरलैंड के लिए, स्विट्जरलैंड, गोवा, थाईलैंड, ये 3 टूर आप अचीव कर सकते हैं। और एंटर करने के लिए आखिरी महीना ये अगस्त से 5 दिन है और बहुत आसान टारगेट है एंटर करने के लिए, आप एंटर कर सकते हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, समय में मुझे उतना नहीं इजाज़त देता, लेकिन आप अप्लाई से समझ लीजिएगा। और 7 स्टेप्स है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सबसे पहला, आप आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में है आप इस्तेमाल करके देखिए। दूसरा, कम से कम डायमंड क्लब कीजिए, उससे ऊपर सुपर डायमंड क्लब कर सके, स्टार डायमंड क्लब कर सके, क्राउन डायमंड क्लब कर सके, वो चलेगा, लेकिन कम से कम डायमंड क्लब आपका एवरी मंथ होना जरूरी है। मतलब 5000 बीवी हर महीने के 10 तारीख के अंदर, ये अगर इतना प्रोडक्ट सेल करने लग गए तो इससे होगा क्या कि लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनको ये बात समझ में आएगी कि हम केवल बोल नहीं रहे, वाकई में हमारी क्वालिटी में दम है। ये बात कब समझ में आएगी साहब? जब लोग यूज करेंगे। हमारे बोलने पर लोग क्यों माने? उनको यूज करने का मौका दीजिए ना, राइट? तो हर महीने, और वैसे भी ये ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी में पावर है। कभी बिजनेस किया, किसी एक महीने में बड़ा बिजनेस कर दिया, अगले 4 महीने बिजनेस नहीं किया, तो ऐसा हम कभी बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे। बड़ी कामयाबी का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। पानी की बूंद भी, जो नन्ही सी बूंद होती है, पत्थर पे टप 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 टपकती है, तो पत्थर की मजाल नहीं है कि वो अपने आप को छेद होने से बचा सके, उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो पानी की बूंद पत्थर में छेद करती है, अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने लगातार प्रयास से। यस। आरसीएम बिजनेस में भी किसी भी एक महीने में ज्यादा जोर लगा के बाकी महीने अगर हम ठंडा धीरा काम करेंगे, डायमंड क्लब एक बार कर लेंगे, एक बार क्राउन डायमंड क्लब कर लेंगे, अगले महीने साहब डायमंड क्लब भी मेंटेन नहीं है, तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस करना है। डायमंड क्लब करना है तो हर महीने, सुपर डायमंड क्लब करना है तो हर महीने, स्टार डायमंड क्लब करना है तो हर महीने, कोई भी एक क्लब चुन लीजिए, उसको हर महीने करना है, राइट सर? तीसरी चीज, आपके घर में डिस्प्ले वॉल होना चाहिए। थोड़ा सा प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके सजा के रखिए, ताकि कोई भी घर में आने वाला मेहमान ये देख सके कि आप किसी बिजनेस में सीरियसली इन्वॉल्व हैं, किसी प्रोजेक्ट में सीरियसली इन्वॉल्व हैं। तो इसकी आपकी एक फेस वैल्यू बनती है, आपकी गुडविल बनती है। चौथी चीज है न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स और वीर वीरांगना क्लब। अगर आपको लगता है सेलिंग करने में आपको कहीं पर कोई चुनौती है, कोई चैलेंज है, तो आपको इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग यहाँ पर फाउंडर वीर क्लब, फाउंडर वीरांगना क्लब के जरिए हर फ्राइडे सैटरडे को दी जाती है। उसका क्राइटेरिया है कि आप न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स ज्वाइन कर लें और 2500 बीवी न्यूट्रीचार्ज अपने सेल्फ आईडी पर सेल कर लें। इससे आपको फ्राइडे सैटरडे 1 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। आप न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि फ्यूचर की इंडस्ट्री है, आने वाले कल में बीमार व्यक्ति को ठीक करने की इंडस्ट्री से ज्यादा ताकतवर इंडस्ट्री होगी, जो इंडस्ट्री लोगों को बीमार पड़ने से बचा सके। डॉक्टर्स को भी अभी बात समझ में आ रही है और वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो अभी अगर आप अभी से ही इस इंडस्ट्री में शामिल हो गए, सीखना शुरू कर दिया, आने वाले कल में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं और व्यापार भी बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें आप शामिल होइए। इसके अलावा जो 7 पॉइंट्स में बताने वाला हूं आपको, ये 4 पॉइंट हुए, 5वां पॉइंट है टीसी छाबड़ा जी के साथ सुबह लाइव कनेक्ट होइए। रोज सुबह 6:30 से 7:30 टीसी छाबड़ा जी 1 घंटे की स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। और मैं बताऊं, टीसी छाबड़ा जी को आप में से कुछ लोग जानते हैं, जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके बारे में बताऊं तो उनकी धर्मपत्नी जी का 7 अगस्त को स्वर्गवास हुआ। तो 7 अगस्त को मैं छोड़ के चली गई। 7 अगस्त को रोज सुबह 6:30 से 7:30 मीटिंग होती है। उसके पहले उनका स्वर्गवास हो गया। अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, मगर टीसी जी का कमिटमेंट का लेवल देखिए। उन्होंने मीटिंग में लॉग इन किया। जो उस मीटिंग को संचालन करती है मोनालिसा, उनसे पूछा कि वे आप आज मैनेज कर लेंगे क्या, क्योंकि 1000 लोग रोज कनेक्ट होते हैं, तो वो नाउम्मीद ना हो जाए, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे क्या? मैं आज नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा जरूरी काम में हूँ। बताया कुछ नहीं, खाली बोला मैं जरूरी काम में हूँ, नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने कहा सर हम आज मैनेज कर लेंगे। उसके बाद लॉग आउट किया। दिस इज अ हाइट ऑफ कमिटमेंट। और 4 दिन के बाद उन्होंने उस सुबह की मीटिंग में वापस आना शुरू कर दिया। 4 दिन के बाद। जबकि हम छोटी छोटी चीजों में कई बार रुक जाते हैं कि ये तकलीफ आ गई, अब हम नहीं करेंगे, अभी हम पता नहीं करेंगे, बच्चे की तबीयत खराब है, अभी हमारी तबीयत खराब है, अभी ये प्रॉब्लम है। हम छोटी छोटी चीजों में कई बार रुक जाते हैं। और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि घर में डेथ हो जाए, वो भी उनकी डेथ हो जाए जिनसे उनका बहुत ज्यादा लगाव था।
इस दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव उनका अपनी पत्नी के साथ था, लेकिन उनकी डेथ हो गई और उसके बाद 4 दिन में वो आने लगे। मैंने जब फोन किया, मैंने कहा सर आपका ये मेरी समझ से परे है सर, ये कैसे आप इतनी हिम्मत कैसे आप कर पा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे फोन में बोला कि सचिन जी बात ऐसी है कि उनको वाइफ को कैंसर था, लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट हुआ तो बचना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि भाई जाते जाते उन्होंने बोला कि भाई मैं तो अब ठीक नहीं हो सकती, इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ ताकि आपका समय जो मेरे पीछे लग रहा है वो समय आपका लोगों के साथ लगे, लोगों को आगे बढ़ाने में। और मेरा सपना है कि एक दिन आरएसएम के सफल और कामयाब लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बुला करके पुरस्कार से सम्मानित करें। राइट सर पूरी फैमिली का क्या हाइट ऑफ कमिटमेंट है, क्या लेवल ऑफ कमिटमेंट है। और हम ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में, ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में हैं, हमको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? नो। हमको सफल होने से कोई रोक सकता है? नो। हमको बहुत सारे लोगों की मदद करने से कोई रोक सकता है? नो। नहीं साहब। तो उनके विचार को आप जानिए, सुबह 6:30 से 7:30 उनके साथ कनेक्ट होइए, उनसे सीखिए, बी कोचेबल, सीखने योग्य बनिए। देखिए साहब इस बिजनेस में आपके पास एक कोच है आपके अपलाइन के रूप में, एक मेंटोर है, एक गाइड है। और आप देखिए दुनिया में किसी भी क्षेत्र में बिना कोच के उस क्षेत्र में कामयाब होना, तरक्की करना संभव नहीं है। ये शुरुआत से ही हमारे समाज में ये मान्यता रही है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। समझ है आप इस बात से? किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र में आपको एक गुरु चाहिए जो आपको ज्ञान दे। परमात्मा एक है लेकिन गुरु आपको ज्ञान दे सकता है। वो कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू पाए, बलिहारी हो गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। यदि परमात्मा भी मेरे सामने खड़े हैं और मेरे गुरु भी मेरे सामने खड़े हैं तो मुझे किनको पहले प्रणाम करना चाहिए? तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ही मुझे परमात्मा से मिला सकते हैं। राइट सर? तो इसका मतलब है कि साहब आपके पास एक कोच है, एक मेंटोर है, एक गाइड है। उनकी बातों को मानकर खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार रहिए, सीखने के लिए तैयार रहिए। हमारा बात करने का तरीका, हमारा लोगों को मीटिंग में बुलाने का तरीका, हमारा लोगों को प्रोडक्ट दिखाने का तरीका, प्लान दिखाने का तरीका, ये सब तरीका हमको सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें हमारे जो पुरानी आदतें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ पुराने स्वभाव बदलने पड़ेंगे। देखिए साहब जितनी गलतियां मैंने की हैं आरएसएम में आने के बाद, अगर मैं सारी गलतियां अगर लिखने बैठूं ना, एक मोटी सी किताब लिखी जा सकती है। क्योंकि आता कुछ नहीं था हमको, बस खाली यहाँ पर आग लगी हुई थी तो हम चलते रहे और चलते चलते गिरते उठते ठोकर खाते सीखे। उस समय कोई नहीं था, हमारे गुरु भी जो हमारे अपलाइन थे वो भी नए थे, तो सभी नए थे, तो सिखाने वाला कोई नहीं था, हमने गिरते पड़ते सीखा। आज आपके पास ऑप्शन है, आज आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि साहब मैंने इस दीवार पे सिर पटका, मुझे चोट लगी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि साहब इस दीवार में सिर मत पटकिए, यहाँ पर पटकने से चोट लग सकती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरी बात मान लीजिए या तो सर पटक लीजिए या तो पटक के देख लीजिए। तो साहब जो कामयाबी लेने में मुझे 20 साल लगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं अगर आप वो गलतियां ना करें जो हमने की हैं तो आप वो कामयाबी 5 साल में ले सकते हैं। 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर। सो बी कोचेबल, यानी अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो खुदा खुद धरती पे आ जाए तो भी आपको सिखा नहीं सकता, क्योंकि कामयाबी के लिए व्यक्ति का खुद का निर्णय चाहिए, खुद का डिसीजन चाहिए। राइट सर? एग्री है इस बात से? आप जब तक डिसीजन लेके नहीं जाएंगे ना तो कोई आपको किसी भी चीज के लिए कन्विंस नहीं कर सकता। आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए और नेवर गिव अप, हिम्मत कभी भी मत हारिए, मैदान मत छोड़िए साहब, मैदान मत छोड़िए। कामयाबी आपकी परीक्षा लेगी। मैंने बताया ना कई सारी, मैं तो अगर आपको बैठ के बताऊं तो ऐसे ऐसे हादसे हुए जीवन में, ऐसे ऐसे वाकये हुए जीवन में, ये सब कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि छोड़ दूं, लेकिन लाख लाख परमात्मा का शुक्रगुजार हूं, उसने मुझे इतनी समझ दी कि मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरा डिसीजन पक्का था। डिसीजन, आपका डिसीजन, आपका निर्णय, कोई भी कारण अगर आपको इस बिजनेस से हटा सकता है तो आप कभी ना कभी हटेंगे। अगर आपका निर्णय पक्का है कि मैं नहीं हटूंगा, कुछ भी हो जाए, तो ही आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने वाले हैं। राइट सर। तो मैं आपको 3 छोटी छोटी कहानियां 1-1 मिनट में सुनाना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बातचीत की समाप्ति करूंगा। इसलिए सुनाऊंगा ये कहानियां ताकि आप यहां से एक डिसीजन लेकर जा सके, क्योंकि आप अगर यहां से डिसीजन नहीं लेके जाएंगे ना तो आपका यहां पर आना, समय देना सब बेकार हो जाएगा। डिसीजन इंपॉर्टेंट है। तो 3 छोटी छोटी कहानियां 1-1 मिनट की सुनाता हूं। एक लड़का जिसके पिताजी का देहांत हो गया, तो वो नौकरी के लिए शहर गया। मम्मी को बोला, माताजी को बोला आप साथ में चलिए। माताजी ने कहा कि नहीं, मैं गांव का घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो वो अकेला गया, 5 साल तक दूर रहा। 5 साल के बाद वापस आया, बहुत एक्साइटेड कि माँ से 5 साल बाद मिलने वाला हूँ। माँ को देखा, माँ के गले लग गया, माँ को बिठाया सामने और माँ को बोला, माँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तेरे को सुनाना चाहता हूँ 5 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ। माँ ऐसा हुआ, माँ ऐसा हुआ, माँ ऐसा हुआ, माँ ऐसा हुआ, माँ ऐसा हुआ। आधे घंटे तक बोलता रहा,
माँ कुछ नहीं बोली, खाली देखती रही, मुस्कुराती रही। आधे घंटे बाद वो माँ के पास आया, बोला माँ तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो, तुम भी कुछ बोलो ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए बोला जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी कुछ बोलो ना। माँ ने कुछ नहीं बोला, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसको गले से लगा लिया। माँ ने बोला कि बेटा मुझे नहीं मालूम कि तू इतने देर से क्या बोल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं बहरी हो गई हूँ, सुनाई नहीं देता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मरने से पहले मैंने तुझे आखिरी बार देख लिया। यस। सब माँ को क्या चाहिए, माँ को क्या चाहिए, क्या चाहिए साहब? आपकी खुशी। क्या चाहिए माँ को? हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसने हमारे लिए क्या त्याग किया है। कितनी रातों को हमारी माँ गीले में सोई होगी और हमें सूखे में सुलाया होगा। राइट सर। कितनी बार कितनी रातें उसे जाग कर रात गुजारी होगी और कितनी बार अपने मुंह का निवाला हम लोगों को खिलाया होगा और हमारी परवरिश की होगी। उस माँ के लिए हम आज क्या कर रहे हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या कर रहे हैं आप अपनी माँ के लिए? अगर आपकी माँ जिंदा है तो आप क्या कर रहे हैं अपनी माँ के लिए, ये मेरा आपसे सवाल है। कितने लोगों ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी आप बताइए आपके क्या सपने हैं, मैं लिखता हूँ, मैं आपका लायक बेटा, मैं आपकी लायक बेटी, आपके सपनों को पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। कितने लोगों ने पूछ के लिखा है? हम नहीं पूछते साहब, हम नहीं पूछते। लेकिन मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उसने इतनी समझ दी। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है और जो अब तक नहीं हो पाया वो अब होगा, जो आज तक नहीं हो पाया वो आज होगा, तो मम्मी आप बताओ आपके क्या क्या अधूरे ख्वाब हैं, मैं पूरा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा कोई, मैं खुश हूँ। माँ इतनी आसानी से बताती नहीं है। मैंने कहा नहीं मम्मी आप बताओ। जब मैंने जोर दिया तो फिर उन्होंने बताया कि मैं ऐसा तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा मंदिर में दान करना चाहती हूँ, मैं ऐसा लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं ऐसा कश्मीर घूमना चाहती हूँ। मैंने जो सपने बताए उसमें से एक सपना था कश्मीर घूमने का। मम्मी ने कहा बचपन से मैं जब छोटी थी फिल्मों में देखती थी कि हीरो हीरोइन डांस करते थे कश्मीर में, गाना गाते थे, तो मेरी इच्छा थी मैं कश्मीर जाऊँ। हम आप लोगों के लिए तो नॉर्मल है कश्मीर, लेकिन हमारे लिए तो एक सपना होता है। तो मम्मी ने बोला कि मेरी इच्छा थी, मायके में हम गरीब थे, क्योंकि इतना दूर आने में पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, तो गरीब थे, आ नहीं पाए। ससुराल में भी वही हाल था, तो छोड़ा, जरूरी नहीं है। मैंने लिखा 2010 में मैं अपनी मम्मी को कश्मीर लेकर आया पहली बार, मेरी वाइफ, मम्मी और मैं। और हमको रिसीव करने के लिए उस समय फारूक लोन्स ही जिंदा थे, वो आए रिसीव करने के लिए। और वो अपलाइन की साहब, वैसे तो सभी कश्मीर की स्वभाव है मेहमान नवाजी का। मैं तो जब भी यहाँ पर आता हूँ तो बड़ा दिल खुश हो जाता है कि सब यहाँ के लोग, जितनी ये जगह खूबसूरत है उतनी यहाँ के लोग खूबसूरत हैं। तो फारूक लोन साहब वो आए, 11 लोग और 4 कारें हमको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आई। 11 लोग और 4 कार, और फूल माला बुके सब लेके एयरपोर्ट में जैसे हम उतरे, ऐसा माहौल हो गया एयरपोर्ट में जैसे कोई वीआईपी आया है। बड़े बड़े नेताओं का भी शायद कश्मीर के एयरपोर्ट में वैसा स्वागत नहीं हुआ होगा जैसा हमारा हुआ। तो सब लोग देखने लगे ये कौन लोग हैं। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी ने कहा मुझे आज समझ में आ रहा है आरसीएम क्या है। राइट सर। क्या दे सकता है आरसीएम, क्या दे सकता है आरसीएम? पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं, क्या दे सकता है आरसीएम? ये आपकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू दे सकता है। यस बिल्कुल। तो अगर आपका टारगेट है, अगर आपका गोल है, तो यहाँ से डिसीजन लेके जाना। आरसीएम आपके साथ है, आपके अप्लायंस आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसको लगा पति भी करता ही होगा, लेकिन उसको लगा एक दिन मैं चेक तो कर लूं करता है कि नहीं करता है। तो उसने एक लेटर लिखा, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, तुमको छोड़ के जा रही हूँ, तुम आज़ाद हो, जो चाहे वो करो। लेटर लिखा, पलंग के ऊपर रखा, पलंग के नीचे छुप गई। उसको लगा पति आएगा, पढ़ेगा, रोने लगेगा, मैं बाहर निकलूंगी, गले से लगा लूंगी कि मैं कहीं नहीं गई हूँ। ये उसको लगा ट्रायल करने के लिए। पति आया, लेटर पढ़ा, नाचने लगा, सीटी बजाने लगा, आज मैं आज़ाद हो गया, आज मैं आज़ाद हो गया। फोन किया, तैयार हो के आ जाओ, घूमने चलेंगे, आज मैं आज़ाद हूँ। और गाना गाता हुआ, सीटी बजाता हुआ तैयार होकर, कुछ लिखा, कागज रखा, चला गया। पत्नी को काटो तो खून नहीं, ये क्या हो गया? इससे तो पहले ही ठीक था। अंधेरे में थी, घर तो बचा हुआ था, अब तो घर भी गया, घर टूट गया। रोते रोते बाहर निकली, फिर याद आया कि पति जाते जाते कुछ लिख कर गया। तो वो कागज उठाया, उसको पढ़ा, उसमें लिखा था, सामने की दुकान में जा रहा हूँ बिस्कुट लेने, चाय बना के रखना, पगली तेरे पैर नजर आ गए थे। ये रिश्ता है,
पति पत्नी का लड़ना भी तुमसे है, झगड़ना भी तुमसे है, प्यार भी तुमसे है, जिंदगी की हर खुशी तुमसे है। ये रिश्ता है पति राइट पत्नी सर। का। राइट सर। बोलते ना जोड़ियां ऊपर बनती है, तो ये रिश्ता है पति पत्नी का। एक पत्नी के घर में मैं आपसे पूछता हूँ क्या नहीं था? उनके माँ बाप थे, उनका प्यार था, रिश्तेदार थे, सहेलियां थी, पड़ोसी थे, दोस्त थे, सारी सब खाने पीने की सारी सुविधाएं थी। क्या नहीं था? क्यों आई वो आपके साथ? क्यों आई? एक उम्मीद लेकर आई कि मेरे सपनों का राजकुमार मेरी जिंदगी का हर अधूरा ख्वाब पूरा करेगा। यस बिल्कुल। वो चाहती थी वो रानी बने और हम में से कईयों ने नौकरानी बना दिया। राइट सर। घर का काम, बच्चों का काम। मैं आपसे पूछता हूँ कि हम अपनी पत्नी के सपनों के लिए क्या कर रहे हैं? करना चाहते हैं? यस सर। करना चाहते हैं? यस। ये टारगेट हो सकता है आपका। डिसीजन लेके जाइए। आरसीएम आपके साथ है, आपके अप्लायंस आपके साथ है। अभी 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 एक बात सुनिएगा, अभी दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर आपकी पत्नी को परमात्मा अकेले में पूछे, अकेले में, कि क्या अगले जन्म में यही पति चाहिए, तो कितने लोगों को ये विश्वास है कि वो आप ही का नाम लेगी? नहीं लेगी। तो कुछ तो ऐसा करें, कुछ तो ऐसा करें जिससे कि साहब उसकी आत्मा को खुशी मिले, उसकी मन को खुशी मिले। राइट? राइट। करना चाहते हैं? Yes. टारगेट हो सकता है। एक लड़का उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए कॉलेज जाने के लिए। पिताजी ने कहा बेटा हम गरीब हैं, थोड़ा वक्त दे। वो नाराज हो गया। कैसे पिता हैं, इतना भी टाइम, इतना भी पैसा मेरे पर खर्च नहीं करना चाहते, कहाँ पैसा लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। नाराज हो गया। शाम तक बिना किसी को बताए घर छोड़ के चला गया। अभी कुछ दूर गया होगा कि अचानक पैर में कुछ चुभा। नीचे झुक के जूता खोल के देखता है तो जूते में से किल निकली हुई है। वो चुभी, खून निकला। उसने ध्यान से देखा तो क्या देखता है, पिताजी का जूता पहन कर आ गया गलती से। तो पिताजी का जूता फटा हुआ है। कुछ दूर आगे गया तो देखा मोजा गीला हो गया। झुक कर देखा तो तलहटी में छेद है। तो पिताजी के जूते के तल्ले में छेद। उसको याद आया कि माँ ने कुछ दिन पहले पिताजी से कहा था कि अपने लिए एक नया जूता खरीद लो। तो पिताजी ने कहा था अरे पगली अभी नया तो है, 1 साल और चलेगा। ये नया जूता है, ये नया जूता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब है कि पिताजी ने आज तक हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों को कुर्बान किया। राइट सर। अपने सपनों को कुर्बान किया। और मैं उनको गलत समझ रहा था कुछ दूर आगे गया, फिर उसको ध्यान आया कि घर से वो पिताजी का बैग उठा लाया है, जिस बैग में एक डायरी पिताजी रखते थे और किसी को दिखाते नहीं थे। तो उसको लगता था कि शायद इसमें पैसों का हिसाब किताब होगा, तो मैं अकेले जाके पढ़ूंगा कहाँ कहाँ पैसे रखे हैं, कितने कितने रखे हैं। तो वो डायरी उठा लाया था, बैग उठा लाया था। तो बैग खोला, डायरी निकाली, पढ़ा। पहले पन्ने पे लिखा था बच्चे के लैपटॉप के लिए उधार, बच्चे के कॉलेज की फीस के लिए उधार, बच्चे की पिकनिक के लिए उधार। तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि इसका मतलब है पिताजी ने आज तक मेरी हर जरूरत पूरा की उधार लेके भी। कभी ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ ये बोला कि हम गरीब हैं, थोड़ा वक्त चाहिए। और उन्होंने मेरी जरूरत पूरा की और मैं गलत समझता रहा। पन्ना पलटा, अगले पन्ने पे लिखा था मेरे सपने, तुम पत्नी के लिए ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है, घर के लिए ये करना है, वो लिखा था। और पन्ना पलटा तो अगले पन्ने पे लिखा था मेरे सपने, यानी पिताजी के खुद के सपने। और पहला नंबर का सपना क्या लिखा था मालूम? पहला सपना था बचपन से मेरी इच्छा है मैं अपने लिए एक अच्छा जूता खरीदूं। पिताजी का सपना क्या है? एक अच्छा जूता। ये अच्छा जूता है। वो फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा मैंने कितना गलत समझा, मैं घर जाता हूँ पिताजी के मैं पैरों पे गिर जाऊंगा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। वो भागा भागा घर आया, देखा पिताजी घर पे नहीं है। डायरी का पन्ना पलटा, अगले पन्ने पर लिखा था बच्चे की बाइक के लिए 70,000 उधार। आज की तारीख डली थी। उसको समझ में आ गया पिताजी कहाँ है। वो गया भागा भागा बाइक के शोरूम, वहाँ देखा पिताजी बाइक पसंद कर रहे हैं। वो जाकर पिताजी से लिपट गया। उसने कहा पिताजी मुझे बाइक नहीं चाहिए, मैं कसम खाता हूँ कि अब बाइक तभी खरीदूंगा जब मैं कमाना शुरू कर दूंगा। लेकिन पिताजी आप पहले मेरे साथ चलिए, आपके लिए एक जूता लेना जरूरी है। राइट सर। हमारे पिता ने कितनी तकलीफें सही होगी हमारे लिए। हम उनको आउटडेटेड मान लेते हैं ना, कई बार उनको फेसबुक चलाना नहीं आता, उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है, हमको लगता है पुराने जमाने के हैं।
सब अपनी समझ, अपनी ज्ञान, अपनी जानकारी के हिसाब से जो वो कर सकते थे उससे बढ़कर उन्होंने हमारे लिए किया है। राइट सर। आप क्या कर रहे हैं अपने पिता के लिए? आप क्या कर रहे हैं अपने पिता के लिए? क्या कर रहे हैं? करना चाहते हैं? राइट। यस आज सर। डिसीजन लेकर जाइए। ये गोल हो सकता है आपका ये बिजनेस करने का। समय बर्बाद नहीं करना है सर। हमारा समय बहुत कीमती है। फालतू की चीज़ों में, इधर उधर की बुराई में, गपबाजी में, टीवी में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, इन चीज़ों के लिए हमारा वक्त नहीं है। हमारी ज़िंदगी कीमती है क्योंकि हमारे पास एक मकसद है, एक लक्ष्य है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी यहाँ पर सीनियर लीडर्स को कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया आप सभी को कि आपने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका दिया। खुदा ने चाहा तो अक्टूबर में फिर मिलेंगे। मैं